कुछ चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं, राइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिषेक। ठीक है, चलिए। सो आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा लगभग 65 से 70 इतने क्वेश्चन सॉल्व करना एवोल्यूशन के, और कुछ टॉपिक्स को एक बार देख लेना, लाइक कपल ऑफ टॉपिक्स। जैसे आपका एक हो गया ह्यूमन एवोल्यूशन, आपका हो गया जिसमें आप लोग थोड़ा सा अटकते हो। उसके साथ साथ वी हैव दिस टॉपिक ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो दैट इज समथिंग, विल हैव अ लुक एट दैट। सो ये है आपके यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन का एक चार्ट, जो आपको ओवर सिंप्लीफाई यहाँ पे एक तरीके से आपको अभी दिख रहा है। So first of all, you have to understand that it all started from where. So ये आपका सारा स्टार्ट हुआ था, आपकी कहानी फ्रॉम द ड्रायोपेथेकस से आपके यहाँ पे कहानी स्टार्ट हुई थी। कई बार वो आपको सिर्फ सीक्वेंस ही पूछ लेंगे कि आप इस सीक्वेंस को सही से अरेंज कर दीजिए। So you have a ड्रायोपेथेकस, then you have a रामापेथेकस, then you have a ऑस्ट्रेलोपेथेकस। इवन दो ऑस्ट्रेलोपेथेकस का यहाँ पे नाम है, याद रखना, जो भी आपको मिले थे ना यहाँ पे फॉसिल्स, सारे अफ्रीका के थे। ऑल द फॉसिल्स बिलोंग टू अफ्रीका, कोई और कहीं से बिलोंग नहीं करता, राइट। मेजॉरिटी ऑफ देम। निएंडरथैल्स की हम बात करते हैं कि वहां पे निएंडर वैली में से उनका मिला था जर्मनी से, बट उसके अलावा बाकी सारे फॉसिल्स आपको मिले थे आपके यहाँ पे अफ्रीका में। सो ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस आप याद रखेंगे 15 मिलियन ईयर्स अगो इनका लाइक ओरिजिन हुआ था। दे आर मोर लाइक एन मैन लाइक, here he walked like gorilla and chimpanzees, that's what their trait was. So upright posture इनका यहाँ पे था नहीं, है गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह यहाँ लोग चलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि इनके जो फॉसिल्स मिले थे वो डिस्कवर कहाँ किए गए थे। सो इथोपिया एंड तंजानिया आपकी दो लोकेशन थे जहाँ पे इनके फॉसिल्स आपको यहाँ पे मिले थे, राइट। 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये आपके घूमते हुए आपको मिल जाते थे। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 feet बट वॉक अपराइट। सीधे दो पैरों पे ये चलते थे, इनकी हाइट ज्यादा नहीं यहाँ पे हुआ करती थी। दे शो evidence of hunting with stone weapons and they also eat fruit essentially. तो hunting का ट्रेड इनके तरह यहाँ पे था, but they were mainly eating the fruits. Then उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सीक्वेंस आपका यहाँ होता है या नेक्स्ट लीनिएज आपका जो यहाँ पे था, that is my Homo habilis. यहाँ पे आपको क्रीनियल कैपेसिटी इनकी याद रखनी है, that is going to be around 650 से लेके 700 cc तक आपके यहाँ पे होगी cc क्रीनियल कैपेसिटी। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, दो होमिनॉइड, probably did not eat meat. मीट ये लोग नहीं खाते थे, but they were more like a human beings. Then we have the Homo erectus. उसके बाद Homo erectus आपको यहाँ पे मिल जाता है अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स वो 900 सीसी इनका यहाँ पे का ब्रेन कैपेसिटी। अब ये सारी वैल्यूज याद रखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि आपने देखा था एग्जाम के अंदर भी आपके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आए थे जहाँ पे वो वैल्यूज देके रखी होती है एंड देन आपको बताना पड़ता है कि ये वैल्यूज किसको बिलोंग करती है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दोस वैल्यूज। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन द जावा इन 1891 एंड प्रोबेबली दे वर द मीट ईटर्स। देन यू हैव अ निएंडरथल। निएंडरथल के बारे में अगर आपको याद होगा तो जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था दैट इनके फॉसिल मिले थे जर्मनी के निएंडर वैली में। सो जर्मनी के निएंडर वैली में इनके फॉसिल मिले थे, देयर लाइक 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक। तो ये वैल्यूज आपको हेल्प करती है ये बताने में कि ये मेरा कौन सा लीनिएज के लोग बात कर रहे हैं। समटाइम्स स्टेटमेंट में आपको मेंशन किया होगा कि एक ह्यूमन लीनिएज है जो इतना साल पहले मिलता था और उसकी क्रेनियल कैपेसिटी यहाँ पे आपकी 1400 सीसी देके रखी हुई है। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द निएंडरथल मैन्स। लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में ये रहते थे, यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड द डेड वन। देन so Homo sapiens, which are the latest one, arose in Africa, moved across the continent and developed into distinct races. So these are all the lineages which you have to know यहाँ पे, और इनके ट्रेड्स आपको या इनके फीचर्स आपको यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। सो 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं जो पुराने आपके PYQs हैं। Which of the following has the smallest brain capacity? इसके अंदर आपको सबसे छोटी ब्रेन कैपेसिटी आपको यहाँ पे दिख जाती है। सो 4 नाम है आपके यहाँ पे, जो सबसे पहले आया होगा ऑब्वियसली उसकी ब्रेन कैपेसिटी आपके वहां पे काफी कम आपको वहां पे मिल जाएगी। हाँ जी बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी। राइट, होमो हेबिलिस विल हैव द स्मॉलेस्ट और आई वुड से द इन चार में लीस्ट क्रेनियल कैपेसिटी आपकी होमो हेबिलिस की आपको यहाँ पे मिल जाती है। देन यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन डाला गया है जहां पे आपके सामने ट्रेट्स लिखे हुए, फीचर्स लिखे हुए हैं। अब जब आपको यहाँ पे काफी डिस्टिंक्ट फीचर आपको दिख जाता है दैट 1 लाख से 40,000 ईयर्स बैक ये आपको मिलते थे देखने के लिए,
इन द यूरोप, एशिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। यहाँ से ही आपको आपका आइडिया लग जाता है कि ये कौन से लीनेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वैसे ही बता दो अनम्यूट करके क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। B option. Gentleman man. ऑप्शन बी, निएंडरथेल्स, राइट। निएंडरथेल्स वर द वन जो इतने साल पहले आपके एग्जिस्ट करते थे आपके प्लैनेट के ऊपर। What was the most significant trend in the evolution of a modern man? सबसे significant trend आपका यहाँ पे कौन सा था जो आपका evolution के दौरान आपको modern man या human beings के अंदर और homo group के अंदर आपको देखने के लिए मिला था? So you should always know that. बताइए शिवानी क्या होगा इसका आंसर? Option C. Right, increase in cranial capacity. That was the most distinct trait I will get to see in the human beings में, right? So now you have to arrange the order यहाँ पे। Again 2016 का ये सवाल है कि आपको इसको सही ऑर्डर में प्लेस करना है, जो सबसे पहले आया था देन सबसे बाद में आया था। So on the basis of that you have to place them in the right order. So now take your time and raise your hand to answer this. बोलिए जसनूर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? A option. फातिमा, Second option. अभिषेक, सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन। आप देखो बेटा, राउटिकस पहले आया था, राउटिकस बाद में नहीं आया था। ड्राप्टिकस, राउटिकस आपका यहाँ पे पहले आया था। देन यू हैव द ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन यू हैव होमो हेबिलिस एंड देन यू हैव द होमो इरेक्टस। तो ऑप्शन बी इज द राइट सीक्वेंस यहाँ पे। ये आपका सबसे करेक्ट सीक्वेंस आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये गड़बड़ मत करना, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आपका सीक्वेंस यहाँ पे क्या बन रहा है। ड्राप्टिकस, राउटिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, इरेक्टस, नेएंडरथल मैन एंड होमो सेपियंस। So that is something you will find. ठीक है। According to fossil discovered up to the present time origin, the evolution of man started from. So again a very simple question याद रखना। The answer is always going to be your Africa. So यहाँ आपका ऑप्शन सी ही आपको यहाँ पे सबको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल कोई मुझे बता दो हैंड रेज करके। पहले तो आंसर तो मुझे मिल जाएगा, एग्जाम्पल क्या होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट का बताइए। अभिषेक, अरे अरे ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। अभिषेक बताइए। अभिषेक कहाँ चला गया? मुस्कान कुमारी बताइए। सर एलिफेंट स्टैम्प वाला जिसमें बीटर्स होते हैं और जब एलिफेंट उन पे स्टैम्प मतलब पैर रखता है तो मतलब आधे जनरेशन मतलब उनके जितने भी उसके अंदर होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। उसमें क्या हुआ फिर? जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे हुआ? सर वो तो वो लड़की वो सही बता रही है, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रिसाइसली व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर एनिमल स्टैम्प होने के बाद। सर उसमें तो चांस इफेक्ट मिल गया था ना, जो सर माइनॉरिटी हाँ पॉपुलेशन। हाँ, तो किसको हाँ बताओ किसको चांस मिला था? ब्लू वाली बीटल्स को। जो ब्लू वाले बेटर। हाँ, which were a weaker trait वहां पे, राइट। सो जो डोमिनेंट ट्रेट था वो सडनली आपको वहां पे कम हो गया बिकॉज ऑफ द चांस, राइट, बिकॉज ऑफ द रैंडम इवेंट व्हिच एक्चुअली हैपेंड, जिससे उनका पॉपुलेशन वहां पे कम हो गया। तो जो ब्लू बीटल्स थी वहां पे, जो वीकर ट्रेट्स था, उन्हें पॉपुलेशन अपनी बढ़ाने का मौका मिल गया। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। So genetic drift is not actually a natural selection, it is something which operates in a different way. So हाँ, इसका आंसर क्या आएगा वैसे ही बता दो, इसका क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? Smaller population. डी ऑप्शन। Smaller population. Genetic drift always operates in a smaller population and it is happening because of a chance effect. ये आपका हो रहा है because of the chance effect it has been happening. So कई बार आपके ऐसी population को मौका मिलता है अपने आप का नंबर बढ़ाने का which was actually weaker one. जो आपकी weak population होती है उसको भी मौका मिल जाता है यहाँ पे अपना नंबर बढ़ाने का, ठीक है। So again the same question, and you know that this is a question which has got repeated multiple times in last 10 years. So you should always know that genetic drift always operates in my small population and remember the example all the time, ठीक है। चलो next. So यहाँ पे आपकी example आया है आपका stabilizing, disruptive and directional वाला question यहाँ पे आ चुका है। So again a very good question. So pay attention and tell us what is your A यहाँ पे, what is your B and what is your C. So you have this option A, B and C. देखो ध्यान से बताओ A, B और C आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताइए फातिमा, बोलिए। Second option. सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे कह रहे हो। मुस्कान, ओनली मुस्कान, क्या लग रहा है? Second option. जसनूर, B option. बैटमैन वाला भी अगर आप यहाँ पे मुझे कह रहे हो, दैट्स अ करेक्ट आंसर। सो ए आपके यहाँ पे होगा स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, बी आपका होगा डायरेक्शनल विच इज गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन में, आपका यहाँ पे जा रहा है, एंड डिस्ट्रप्टिव में आपको मिलेगा कि दोनों एक्सट्रीम के नंबर आपके यहाँ पे ज्यादा होंगे और आपका इंटरमीडिएट पॉपुलेशन आपके यहाँ पे कम होगा। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर इन दिस। अगेन ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से काफी क्वेश्चन बन के आते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। करिए मैच द फॉलोइंग यहाँ पे, बताइए किसका यहाँ पे क्या मैच बनेगा।
हाँ जी, बताइए बताइए, बोलिए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? D option. दिल्ली वाला डी कह रहे हो आप? Yes, sir. अभिषेक बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक अभिषेक, शगुन, मुस्कान, Sir, D. सर डी। Option. फातिमा। सर फोर्थ ऑप्शन। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, ठीक है। सो यू आर सेइंग दैट म्यूटेशन इज गोइंग टू गो विद द सोर्स ऑफ द न्यू एलील्स, सो दैट इज म्यूटेशन फॉर यू। देन gene flow, immigration, emigration, change in allele frequency, yes, that is your gene flow. Natural selection, C के साथ 2, difference in the survival and reproduction among the variant population individual, that is your second. And genetic drift, change in the population allele frequency due to a chance alone. मेंशन किया हुआ यहाँ पे वो टर्म आपका आ चुका है जो आपका बन जाता है आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए। तो यस, ऑप्शन डी हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे सही आंसर पे बन जाएगा। ए यहाँ पे कभी भी नहीं हो सकता बेटा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स व्हाट? अगर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो तो आपका ये किसको फेवर करेगा? बताइए मोनिका, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. इसका एक एग्जाम्पल दे दो जल्दी से मोनिका, सर जैसे खुद से बना के। ब्लैक, बोलो बोलो। हाँ सर, एक एरिया जहाँ पे एक ब्लैक कलर की मौत है, वाइट कलर की मौत है और साथ में एक इंटरमीडिएट कलर की मौत है। हाँ, तो फिर उनमें ना जो अगर मतलब ऐसा कंडीशन आ जाए जहाँ पे जो ब्लैक और वाइट जो होंगे वो कम सर्वाइव करेंगे, लेकिन जो इंटरमीडिएट वाली कलर वाली जो मौत होंगी ना वो ज़्यादा सर्वाइव कर रही हैं। तो ये वाला जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। ठीक है, राइट। सो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन अगर आप यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है उसका नंबर अगर आपको ज्यादा मिल जाए और एक्सट्रीम का जो नंबर है वो यहाँ पे आपका कम हो गया, तो दैट्स इंटरमीडिएट पॉपुलेशन आप यहाँ पे सर्वाइव करिए। सो दैट्स स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आपको अगर याद होगा तो हमने जो एग्जांपल में पढ़ा था क्लास के दौरान, तो हमने वो रैट का पढ़ा था, रैट का पढ़ा था, और वो रॉक Yes, के sir. पीछे रैट रहता था। या वी हैव टोल्ड दैट वी हैव अ लैंडस्केप, वी हैव अ डिफरेंट कलर ऑफ रॉक एंड यू आल्सो हैव अ रैट और अ माउस व्हिच हैव अ डिफरेंट कोट कलर। याद आ रहा होगा आपको, आई होप। यस सो सर एक ऑन द बेबी बेसिस वाला ऑफ द एग्जांपल तो कोट बोल कलर सकते हैं। है, वापस बोलना। सर एक बेबीज वाला एग्जांपल भी तो बन सकता है। एक बेबीज वाला एग्जांपल वो क्वेश्चन में हमने देखा था जिसका वेट हमने देखा था, दैट यू हैव अ इंटरमीडिएट वेट एंड दैट इज वाज वन ऑफ द एग्जांपल। यस, Hardy-Weinberg equation, the frequency of heterozygous individual is represented by, heterozygous individual की frequency आप कैसे यहाँ पे represent आप यहाँ पे कर देते हो? बोलो तो अनप्रीत। Second option. Right, second option is the correct answer in this. बिल्कुल सही। 2pq is my heterozygous population यहाँ पे represent आपकी हो जाएगी। p square plus 2pq plus q square is your formula। और याद रखना p plus q इस्तेमाल करके मैं अपनी एलिलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पता कर सकता हूँ। सो न्यूमेरिकल अगर आएगा तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे से हैंडल कर लें न्यूमेरिकल को। In a random mating population in an equilibrium, which of the following brings about a change in the gene frequency in a non-directional manner? आपका जीन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो रहा है नॉन डायरेक्शनल मैनर में। प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे मेंशन किया गया आपका पे नॉन डायरेक्शनल तरीके से आपका जीन फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है। बताइए जसनूर, बोलिए। Sir, third option. शगुन। Sir, second option. अभिषेक, तवनप्रीत, मुस्कान। सेकंड ऑप्शन। इट हैज टू बी योर म्यूटेशन बेटा, याद रखना, ठीक है। म्यूटेशन आपका नॉन डायरेक्शनल तरीके से आपके यहाँ पे चेंजेस आपके यहाँ पे क्रिएट करेगा। सो म्यूटेशन जब होता है वो बिल्कुल भी डायरेक्शनल नहीं होता, एकदम नॉन डायरेक्शनल रैंडम होता है, और उसकी वजह से अगर आपकी कोई एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी योर म्यूटेशन, दैट हैज टू बी अ म्यूटेशन ऑल द टाइम। D. Veres gave his mutation theory on organic evolution while working on. So D. Veres, Hugo de Veres, जो अपना जो यहाँ पे mutation theory दिया था, which he gave forward, was based on, he was working on which kind of plant यहाँ पे? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? थर्ड ऑप्शन। राइट, Oniothera lamarckiana was the name of the plant जिसके ऊपर ये यहाँ पे ये काम कर रहे थे, and on the basis of that he gave the mutation theory. According to him, mutation was a reason for speciation, जो बात यहाँ पे गलत है, that is going to be a wrong statement. It is not a reason for my speciation.
Variation caused by mutation as proposed by Hugo de Vries are what? Variation caused by mutation are as proposed by Hugo de Vries are going to be what? बोलिए फातिमा. Third option. तमनप्रीत. third option. Right, random and directionless. They are always going to be your random and directionless. आपके यहाँ पे होता है आपके mutation. True. According to Hugo de Vries, the mechanism of evolution is going to be called as what? Single step large mutation. को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बताइए शिवानी. Option B. Saltation. Right. Single step large mutation को हम यहाँ पे saltation बोलेंगे. ठीक है. सवाल को ध्यान से पढ़िए and try to tell me the correct answer. Read the question by yourself. बताइए तमनप्रीत, बोलिए. सर डी ऑप्शन. मोनिका. Delhi वाला D. Delhi वाला D is the correct answer. बिल्कुल सी. Lamarckism was wrong about the inheritance of acquired character. तो ये वेजमैन में अपना प्रूफ किया था इन द germplasm theory के हिसाब से by cutting the tail of the mice for number of generation. So yes, that is your option D. Theory of inheritance of acquired character was given by. बताइए फातिमा क्या होगा इसका आंसर? No. लेमार्क ने और कौन सी थ्योरी दी थी along with theory of acquired character के अलावा? Use and disuse theory. यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी उन्होंने ही दी थी. राइट. which was also not accepted. Okay. For his experiment by S.L. Miller produced amino acid by mixing the following in a closed flask. So कौन सा कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है? बताइए अभिषेक, बोलिए. अभिषेक की आवाज नहीं आ रही. फातिमा, मुस्कान कुमारी, तमनप्रीत. फर्स्ट ऑप्शन. A. शगुन, शिवानी, जसनूर, आप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. याद रखना Yes sir. ये जो आपका Yes, sir. एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पे था, दिस इज द वर्क डन बाय स्टैनली मिलर आफ्टर द थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय ओपरेन एंड हार्लेन. ओपरेन एंड हार्लेन ने ये तो बोल दिया था कि ऐसी कंडीशन हुआ करती थी, प्रिमिटिव कंडीशन, जहां पे आपके ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स बने होंगे, बट इस चीज को प्रूव किया था बाय माय स्टैनली मिलर ने बाय कीपिंग अप दोस काइंड ऑफ कंडीशंस यहाँ पे. सो दैट्स योर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस. According to O'Brien, which of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? कौन सी चीज आपके यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी आपके primitive atmosphere के अंदर? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या नहीं था? ऑक्सीजन. राइट. और जो मेरा पहला सेल बना था वो किस टाइप का सेल था? और माय फर्स्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच वाज फाउंड वाज व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म? Non-cellular organism. अरे ये नहीं. Anaerobic. You have to check. Chemoheterotrophs. Chemoheterotrophs. Right. कीमो लिखने के बाद आप लोग को याद आया. सो कीमोहेटेरोट्रॉफ्स. बोलो. सर वो कुकरवेट्स वाली स्टोरी होगी, वो कब आएगी? नहीं, कुकरवेट्स वाज एक्चुअली अ आइडिया where you are forming a cell, right? We are forming a, but it is not a cell which is in a real sense is a living cell, right? So वो आपका एक स्टोरी था जो आपको बताता है कि किस तरीके से आपका एक सेलुलर ऑर्गेनल आपका में बना होगा. सो कुकरवेट्स एंड प्रोटोबायोन जो आपके बने थे, उसके बाद जो आपका इन अ रियल सेंस व्हेन द सेल वाज फॉर्म व्हिच वाज डूइंग इट्स ओन मेटाबॉलिज्म, वो आपके थे वहां पे कीमोहेटेरोट्रॉफ्स व्हिच आर कंज्यूमिंग ऑल द ऑर्गेनिक मैटर जो आपके थे वहां पे प्रेजेंट आपके इनसाइड द ओशंस. सो अगर आपसे पूछा ये जाएगा ना कि व्हिच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट, देन यू शुड नो दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बाय कीमोहेटेरोट्रॉफ्स. ये लोग कीमोहेटेरोट्रॉफ्स थे जो आपके फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आपको मिलते थे प्लैनेट के ऊपर, व्हिच आर फीडिंग ऑन ऑल द ऑर्गेनिक मैटर जो आपके ओशन में आपका वहां पे था. एक बार वो ओशन में ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया, देन दे डिसाइडेड नाउ दे हैव टू गो फॉर समथिंग लाइक माय ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. और उसके पहले आपके आएंगे आपके कुकरवेट्स एंड प्रोटोबायोन्स. दे आर बिलीव्ड टू बी दोस स्ट्रक्चर व्हिच हैव फॉर्म्ड द इनिशियल सेल, बट दैट वाज नॉट अ लिविंग सेल इन द रियल सेंस. Which of the following amino acid was not found to be synthesized in the Miller's experiment? इनमें से कौन सी चीज आपको नहीं मिलती मिलर्स एक्सपेरिमेंट के अंदर, आपको नहीं मिली थी, उस स्टार के अंदर आपको नहीं मिली थी? बताइए तो अनप्रीत.
फोर्थ ऑप्शन। ग्लूटामिक एसिड आपको नहीं मिला था उस स्टार के अंदर, ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पेटिक एसिड आपको वहां पे मिल गया था. All three amino acid were formed, but not glutamic acid. Which of the following refers to the correct example of organisms which have evolved due to change in the environment brought about by anthropogenic action? So, human induced action. Anthropogenic मतलब आपका human induced action. तो इनमें से कौन से changes उसके जैसे आपके होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे? बताइए शिवानी. ऑप्शन थर्ड. मुस्कान कुमारी. थर्ड ऑप्शन. Right. Third option is the correct answer. So human induced anthropogenic pressure की वजह से जो आपके यहाँ पे evolution होते हैं आपने अभी देखा है, that can be on herbicide resistant weeds, drug resistant eukaryotes and man created breeds of domesticated animals like your dogs. So these are all the example. ये human intervention से ही हुआ है. Flippers of the penguin and dolphin are the example of. Flippers of the penguin and the dolphin are the examples of. मोनिका बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. सो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आप हमेशा याद रखते हो दैट यू विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट यू विल हैव सेम फंक्शन. स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे डिफरेंट होगा बट यू विल बी फाइंडिंग सेम फंक्शन. सो ये आपका बनता है एग्जाम्पल ऑफ माई कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, या मैं कहूँगा एनालॉजी का एग्जाम्पल ये बनेगा. इट इज एग्जाम्पल ऑफ माई एनालॉजी और एनालॉजी के साथ ही आपका यहाँ पे आपका आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. इसका एक और एग्जाम्पल जो आपने यहाँ पे देखा था विच वॉज एग्जाम्पल ऑफ माई बटरफ्लाई एंड द बर्ड के विंग्स. सो बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड के विंग्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है उड़ने के लिए, बट दोनों का अगर आप सब्सटेंस देखोगे या दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइन देखते हो, उसका कंपोनेंट देखते हो, तो वो आपका काफी अलग होता है. So again, they'll have a different structure, but they'll have the same function. That is called as your analogy. और analogy के अंदर ही आपका यहाँ पे आपका आता है convergent evolution. ये अच्छे से पढ़ के जाना examples and everything because again it's a hot topic for evolution वाले chapter के लिए. The similarity of the bone structure in the forelimb of many vertebrate is an example of. यहाँ पे आपको याद आना चाहिए आपके चीता, डॉल्फिन, whale, human being and bat. इन सबके बोन स्ट्रक्चर यहाँ पे रहते हैं सेम. सो यू हैव अ सेम स्ट्रक्चर बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन. सो हियर द एग्जांपल बिकम्स योर शगुन ठाकुर. डी. जसनूर. जसनूर जसनूर. फातिमा. A option. शिवानी शर्मा. अभिषेक. ए ऑप्शन होमोलॉजी. ए ऑप्शन होमोलॉजी. याद रखिएगा होमोलॉजी का हमने एग्जांपल यही देखा था कि यू विल गेट टू सी यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बोन, यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, दे हैव अ सिमिलर बोन स्ट्रक्चर बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन. तो होमोलॉजी जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है तो आपको हमेशा रखना है कि इसके अंदर मुझे यहाँ मिलेगा यू हैव सेम स्ट्रक्चर it will have a different function. Same structure, different function, that becomes your story of homology. और homology हमेशा यहाँ पे देखा जाता है as the example of my divergent evolution. चलो, which of the following structure is homologous to a wing of a bird? इनमें से कौन सा आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है which is similar to the wing of the homologous to the wing of the bird? बताइए अभिषेक, बोलिए. Too much time अभिषेक. जसनूर. सभी ऑप्शन. मोनिका, फातिमा, मुस्कान कुमारी. Second option. डी. Second option is the correct answer in this. Flipper of the whale and wing of the bird are going to be homologous यहाँ पे. So flipper of the whale and the wing of the bird are going to be homologous. दोनों ही आपके यहाँ पे forelimb है आपके यहाँ पे and both of them will have a common kind of structure. हाँ, function यहाँ पे अलग हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे but they will have a common structure.
So wing of the bird and a flipper of the whale is the homologous organ यहाँ पे, which is again example of my divergent evolution. So ये सारे चीजें आपको बहुत क्लियर मालूम होनी चाहिए, because they can ask you very good question based on this. मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे. Analogous structure are result of, analogous structure are result of what? बताइए शिवानी शर्मा. बोलो अभिषेक. Option D. Convergent evolution. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. अब याद रखना, एक और मैंने आपको एग्जांपल में एक एग्जांपल आपको वापस बताता हूँ. ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात. फॉर एग्जांपल इट इज नॉर्थ अमेरिका एंड हियर वी हैव ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. सो यहाँ पे यू हैव स्क्विरल. यहाँ पे आपके पास एक स्क्विरल की पॉपुलेशन आपके यहाँ पे है. Right, assume that it is a kind of a flying squirrel. But ये जो flying squirrel है ये आपकी placental है. Mammals आपके दो टाइप के होते हैं ना, एक तो आपके होते हैं placental और आपके होते हैं एक marsupial. So that's a placental flying squirrel. ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ पे एक flying squirrel आपको यहाँ पे दिख रही है. ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको मिलेगी आपकी एक यहाँ पे flying squirrel. But ये है आपके यहाँ पे marsupial. This is going to be a मार्सुपियल. मार्सुपियल मतलब आपको पता चलता है दे विल हैव अ पाउच. वो अपने बेबी को वहां पे पाउच में वो ग्रो करते हैं. ठीक है. सो नाउ यू हैव दिस टू फ्लाइंग स्क्विरल्स आपके यहाँ पे. दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं. बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली, वन इज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, वन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. बोथ ऑफ देम विल नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर. दोनों के यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर नहीं है. दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट पे रहते हैं एंड बोथ ऑफ देम विल हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स. आप क्यों कह सकते हो दैट बोथ ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट एंसेस्टर? बिकॉज एक यहाँ पे है प्लेसेंटल मैमल, एक यहाँ पे मार्सुपियल. सो दैट इज व्हाई दे वोंट हैव अ कॉमन एंसेस्टर, राइट? क्लोज रिलेशन में आपको नहीं मिलेगा. बट बोथ ऑफ देम विल हैव सम कॉमन ट्रेट्स. बोथ ऑफ देम विल हैव सम सिमिलर ट्रेट. जैसे इनके पास भी वो विंग जैसा पिटैजियम होगा, जैसे बैटमैन का होता है ना वैसे. सो दे विल हैव द पिटैजियम, सो दे विल हैव अ विंग लाइक स्ट्रक्चर, राइट? इट्स नॉट एक्चुअली अ विंग, बट विंग लाइक structure will be seen over there. Similarly, you will have a wing like structure in their skin. अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है देखने के लिए, ये एग्जांपल में ऑलरेडी आप लोग जहाँ पढ़ चुके हो, मैं आपको वापस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियर, लाइक क्लियरली, दैट यू हैव टू स्पीशीज जिनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है बट दे हैव सम कॉमन स्ट्रक्चर. क्योंकि बोथ आर फ्लाइंग स्क्विरल. दोनों का एक कॉमन चीज है कि उनका जो हैबिटेट है वहां पे लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उड़ के जा रहे हैं. एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ग्लाइड करके जा रहे हैं, उड़ के नहीं ग्लाइड करके जा रहे हैं. सो इन दिस कंडीशन मुझे बताओ ये किस चीज का एग्जांपल बन रहा है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? Convergent evolution. दोनों नहीं बोल सकते, एक ही बोलना है इसके अंदर. ठीक है, तो क्या है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? Convergent. कन्वर्जेंट. हाँ जी, ये मेरा बनेगा एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. दिस इज एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. जहां पे कन्वर्जेंट में आपको याद रखना है दैट यू विल हैव नो कॉमन एंसेस्टर बट द स्ट्रक्चर्स व्हिच दे हैव फॉर्म, क्योंकि उस हैबिटेट में लोग रह रहे हैं तो इसलिए उनके कुछ स्ट्रक्चर वैसे बन चुके हैं जो उस हैबिटेट में लाइक डेवलप करना जरूरी था सो दैट दे कैन सर्वाइव. सो दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है. सिमिलरली कन्वर्जेंट का जैसे आप एग्जांपल लोगे तो हमेशा रखना द स्ट्रक्चर आर गोइंग टू रिमेन द सेम इवन दो दे आर नॉट रिलेटेड बट दे विल हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर and that is example of my convergent evolution. इसका example आपके inside में mention किया गया. They have given the example of placental mammals and your particularly your these mammals, marsupial mammals, right? They have given the examples of them and that has become a very good example for my convergent evolution. ठीक है. याद रखना जो आपके जो डार्विन फिंचेस थे ना, they are the example of my divergent evolution. वो डाइवर्जेंट का वहां पे एग्जांपल आपका बन सकता है. That's not example of convergent evolution, but this over here is the example of my convergent evolution. ठीक है. The wings of the bird and the wing of the insect are now, please all of you can raise your hand to answer this. आसान सवाल है ये. Raise your hand to answer this. जल्दी जल्दी सब लोग बोलिए. मुस्कान कुमारी क्या होगा आंसर इसके अंदर? सी ऑप्शन. हमारी तनप्रीत? फोर्थ ऑप्शन. जसनूर? The fourth option. मुस्कान, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या आपको इसके अंदर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट के अंदर थोड़ा सा? नहीं सर.
देखो यहाँ पे जब लिखा गया आपके यहाँ पे विंग ऑफ अ बर्ड एंड अ विंग ऑफ इंसेक्ट, कॉमन स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, सॉरी यू विल हैव अ कॉमन फंक्शन, सो बोथ ऑफ देम विल हैव अ कॉमन फंक्शन आपका यहाँ पे, दैट इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका डिफरेंट होगा, द स्ट्रक्चर ओवर हियर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है और कॉमन फंक्शन है, सो वी नो दैट दैट बिकम्स अ स्टोरी ऑफ माय एनालॉजी। और जब कहानी आपकी होती है एनालॉजी की, तो उसके साथ हमेशा आपका यहाँ पे आता है कन्वर्जेंट Convergent. इवोल्यूशन। तो क्यों आपने ऑप्शन सी पिकअप कर लिया मुस्कान? सर वो फोर लिम्स वाला मतलब विंग्स ऑफ बर्ड देख के ना फोर लिम्स वाला याद आ गया था। वो सर मैं गलत डायरेक्शन में चली गई थी, इससे मैं बहुत क्लियर हूँ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से। Alright, so that's your option D. चलो, the eye of the octopus and the eye of the cat shows different pattern of structure, yet they perform a similar function. बताइए मुस्कान कुमारी, से कन्वर्जेंट होगा। मुझे ऑप्शन बताओ ABCD। सर ए ऑप्शन। अभिषेक। A option. I hope everyone will agree on this. It is also the example of my analogous organ with the convergent evolution. That's what we'll find in this. बहुत clear है यहाँ पे। चलो बताओ, which of the following option gives a correct example each of convergent evolution and divergent evolution? इनमें से कौन सा आपका perfect example है convergent और divergent evolution का? ABCD में से बताइए। फातिमा, मोनिका, बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान, ओनली मुस्कान, तनप्रीत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आई हैव द ऑक्टोपस एंड द मैमल्स, बोन्स ऑफ द फोर लिम्ब एंड वर्टिब्रेट्स, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस, राइट? दैट्स माय डाइवर्जेंट एंड दिस इज माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्वेल्स ऑन, ये जो आपकी थ्योरी किस चीज के ऊपर ड्वेल करती है? तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्वेल्स ऑन व्हाट? बोलिए जसनूर। सर सेकंड ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन 2 के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. यस, आपको एग्री करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स अ करेक्ट आंसर। नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशन, आपके पास बहुत सारे वेरिएशन होते हैं बट उनमें से कोई वेरिएशन आपके लिए होगा जो उस एनवायरनमेंट में आपके लिए होगा फेवरेबल, दैट वेरिएशन विल बी सिलेक्टेड एंड उसके बाद आपका पॉपुलेशन आपका यहाँ पे थ्राइव करेगा उस वेरिएशन के बेसिस के ऊपर। सो यस, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर इन दिस। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? रोल ऑफ एनवायरमेंट इवोल्यूशन, ये बहुत क्रूड स्टेटमेंट है। इट्स नॉट द एनवायरमेंट। इफ यू डोंट हैव वेरिएशन देन एनवायरमेंट क्या ही करेगा आपका वहां पे? तो नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन वेरिएशन, यू नीड टू हैव वेरिएशन इन द रॉ पॉपुलेशन। अगर वो नहीं है, समझो आपके पॉपुलेशन सारी सेम की सेम है, क्लोन है, तो क्या ही करेगा एनवायरमेंट आपको वहां पे? वोंट डू एनीथिंग। सो यू नीड टू हैव वेरिएशन इन द पॉपुलेशन एंड देन ओनली यू कैन फाइंड द नेचुरल सिलेक्शन कैन ऑपरेट। समझ आई बात मोनिका? यस सर। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर क्या होगा? अडैप्टिव वेरिएशन रेफर्स टू व्हाट? अब ये सही से करना, काफी लोग इसमें गड़बड़ करते हैं इतना टाइम होने के बाद भी। बताइए तो अनप्रीत, बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान, शिवानी शर्मा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक। First option, sir. Right. Evolution of different species from a common ancestor is the right answer in this. That is the story of the adaptive relation, जिसमें डार्विन फिंचेस आपने यहाँ पे देखे थे। डार्विन फिंचेस की तो कहानी मालूम है आपको? यहाँ पे किसी को वार्बलर वाली कहानी मालूम है? यस Yes, sir. यस सर, याद आ गई? बताओ तो अनप्रीत, क्या थी कहानी वार्बलर वाली? सर 5 स्पीशीज वार्बलर की एक वो ट्री पे रह रही थी। वो मतलब जो गॉज वाला एक्सपेरिमेंट था, उसने बोला था कि इंफीरियर स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो 5 स्पीशीज एक ही ट्री पे उन्होंने देखी। इससे वो जो गॉज वाला एक्सपेरिमेंट था ना, उसको उन्होंने वो बोल दिया। हाँ, वो रिसोर्स पार्टीशनिंग कर रही थी सर। Right, true. They were doing resource partitioning and they were using the different strata of the tree to thrive, survive over there. Right. Homologous organ are those that show similarity in what? सही से करिएगा, गलत नहीं चाहिए इसका आंसर। बताइए फातिमा। थर्ड ऑप्शन। Right. Homologous organ will show the similarity in their origin. True.
In case of a peppered moth, the black colored form became dominant over the light colored form in England during the Industrial Revolution. This is an example of. So take your time and give us the correct answer. बताइए मोनिका. दिल्ली. Only मुस्कान. Fourth option. जसनूर नहीं है. Okay. फातिमा. Fourth option. Right. Natural selection whereby darker form was selected. So that is going to be the correct answer for this. ठीक है. So even the industrial mechanism का जो आपकी स्टोरी थी वहां पे भी आपका natural selection ही आपका पे ऑपरेट करेगा. होमोलॉजी डज नॉट रेफर टू व्हाट. होमोलॉजी किस चीज को रेफर यहाँ पे नहीं करती कभी भी. बताइए मुस्कान कुमारी. थर्ड ऑप्शन. Right. It will never refer to my convergent evolution. Random unidirectional change in the allelic frequency that occur by chance in all the population and especially in the small population is known as. बोलिए धनप्रीत. C option. A. C cat. हो गया. जसनूर क्या होगा इसका आंसर. ऐसे ही बोला था उसने. ठीक है. Alright, genetic drift. Variation in the gene frequency within the population can occur by chance other than by natural selection. Again, this is the same question we are getting again. So that's going to be your genetic drift हमेशा. Genetic drift के अंदर अगर आपको याद हो तो आपके यहाँ पे दो टर्म्स आपके यहाँ पे आते हैं. Yes, इसको याद है वो दो टर्म्स क्या होते हैं. yes, sir. Founder effect and bottleneck effect. Right. You will have a bottleneck effect. You will have a founder effect. एग्जाम्पल इनके मैंने आपको दिए थे. किसी को फाउंडर किसी को बॉटलनेक इफेक्ट का एग्जाम्पल याद है. Yes, sir. Elephant Line वाला Asian line. एशियाटिक लाइन वाला एक एग्जाम्पल बन जाएगा और एक एलिफेंट सील वाला एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाएगा. वेरी गुड. ठीक है. 96 का वैसे बता दो अनम्यूट करके क्या होगा यहाँ पे आंसर. First option. Small eyes. ये वाला करके बताओ. फातिमा बताइए. So directional. आप तो पूछ रहे हो. अच्छा. शगुन ठाकुर. C. मुस्कान कुमारी. सेकंड ऑप्शन. अभिषेक. जी सर सी. मोनिका. C cat. जसनूर. Sir, third option. अच्छा सब लोग अब सवाल को यहाँ पे देखो जिनके अलग अलग आंसर आ रहे हैं. इन द स्पीशीज द वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg. कोई स्पीशीज है जहाँ पे वेट रेंज करता है आपका 2 से 5 किलो जितना. 97 ऑफ द न्यूबॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg. ये एवरेज वेट है. मतलब ये आपका इंटरमीडिएट वेट है मेरा यहाँ पे. राइट. सो 97% ऑफ द न्यूबॉर्न विद एन एवरेज वेट ऑफ 3 to 3.5 kg सर्वाइव. 97% लोग यहाँ पे सर्वाइव करें जिनका वेट इतना आ रहा है. बच्चों का वेट इतना आ रहा है. तो ठीक है. आप देख सकते हो ये वेट आपका बीच का वेट है. इट्स एवरेज वेट. इट्स इंटरमीडिएट वेट आप यहाँ पे. Whereas 99% of the infant born with a weight of 2 to 2.5 kg or 4 to 4.5 kg eventually die. तो साफ पता चल रहा है कि मेरा जो एक्सट्रीम वेट वाले जहाँ पे बेबीज हैं जिनका काफी कम है या जिनका काफी ज्यादा है उन सबकी यहाँ पे डेथ हो रही है. जिनका वेट बीच में है या इंटरमीडिएट वेट जिनका है यहाँ पे वही आप यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं. सो दिस बिकम्स अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ योर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. जहाँ पे बीच वाला जो पॉपुलेशन आपका यहाँ पे वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है और जो एक्सट्रीम दो एंड्स पे जो आपका पॉपुलेशन आपके यहाँ पे होगा उसकी यहाँ पे हो रही है डेथ. सो दैट इज व्हाई स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस. सो ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर. आई होप समझ आ गया. जिनका आंसर बी आ रहा था यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी. यहाँ पे कोई बार ऐसा सवाल आएगा देन प्लीज थोड़ा सा आराम से करना.
Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represent what kind of selection? देख लीजिए सब लोग, आराम से सवाल को देख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए। बताइए अभिषेक। सर डायरेक्शनल वाला फर्स्ट ऑप्शन होगा। जसनूर, मोनिका। सही फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन। अभिषेक एक्सप्लेन करो क्यों ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे आंसर। सर यहाँ पर एक स्पेसिफिक ट्रेड के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, तो वो डायरेक्शनल में होता है। राइट, डायरेक्शनल यहाँ पे आंसर आएगा, बिकॉज आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे आप चाहते क्या हो, यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू ऑब्टेन अ काउ विद अ हायर मिल्क आउटपुट। तो आप एक स्पेसिफिक ट्रेट आप चाहते हो, यहाँ पे आप उनको कल्टिवेट कर रहे हो, उनका ब्रीडिंग करा रहे हो एक स्पेसिफिक ट्रेट को अचीव करने के लिए, एक स्पेसिफिक ट्रेट को लाइक गेन करने के लिए। सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू हैव ऑल द काउज which will give me a higher milk output, that itself tells me कि मेरा एक डायरेक्शनल की तरफ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एक डायरेक्शनल फीचर को मैं चाहता हूँ मेरे काउज में मुझे मिले देखने के लिए। That is why the answer is going to be, it is a directional kind of selection as it pushes the mean of the character to one particular direction के अंदर। So इसलिए ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएंगे और कुछ नया ही आपको बना के देंगे उस सवाल के अंदर, पर अगर आप सवाल को समझ जाते हो ना, देन आपको आंसर करने में कोई दिक्कत यहाँ पे कभी नहीं आएगी। So you have to be very careful while answering this kind of questions। ठीक है, so ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, so that is going to be the correct answer in this directional। ठीक है, इसका आंसर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। सो वी हैव डन दिस। ओके, सो यू हैव दिस ज्योमेट्रिकल टाइम स्केल आपके यहाँ पे। तो इसमें आपको अब क्या क्या याद रखना है एंड विच आर द थिंग्स यू कैन एक्चुअली इग्नोर यहाँ पे। तो आप पहले तो ऊपर से आप यहाँ पे देखना शुरू करो, तो आपके यू हैव सम कॉलम्स यहाँ पे। यू हैव अ एरा, राइट, ईयर्स इन मिलियन। ईयर्स इन मिलियन आपके लिए मैटर नहीं करता ज्यादा यहाँ पे। यहाँ पे आपको मैटर नहीं करता। जो ईयर्स इन मिलियन जो आपके लिए मैटर करता है वो तब मैटर करता है व्हेन यू विल बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन योर पर्टिकुलर एनसीईआरटी के कुछ लाइंस जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसके अंदर वो मैटर करेगा। यहाँ पे मैटर नहीं करता। पीरियड्स आपको यहाँ पे मैटर कर जाता है, दैट विल मैटर। इपोक आपको यहाँ पे मैटर नहीं करता, इसके ऊपर बेस कभी भी सवाल आपके यहाँ पे बन के नहीं आएगा। सो यू विल नेवर गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इपोक्स आपके कौन से आपके यहाँ पे आ रहे थे। सो यू कैन इग्नोर दैट थिंग, राइट। हाँ, फौना आपको यहाँ पे याद रखना पड़ सकता है कि कौन से एरिया में आपका कौन सा फौना आपको देखने के लिए मिलता था। फ्लोरा आपके सामने सवाल नहीं आएगा, जो भी आपका सवाल आएगा इट विल बी बेस्ड ऑन द फौना। नाउ you have to start with the era, so you will find the first era is my Precambrium. This is my first era। ये मेरा यहाँ पे पहला एरा यहाँ पे मेरा बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एरा जो मेरे यहाँ पे आ रहा है दैट्स माय Paleozoic। Then you have a Mesozoic, then you have your Cenozoic। तो ये आपके कुछ यहाँ पे एरा आपके यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ प्री कैम्ब्रियम एरा जो आपके यहाँ पे होगा ना, इसमें आपका रहता है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू एक्चुअली गॉट टू सी द फर्स्ट सेल्स। आपके पहले सेल्स जो आपके यहाँ पे आए थे, या मैं कहूंगा अपीयरेंस ऑफ द यूकैरियोट्स व्हिच एक्चुअली happened in this kind of group, in this particular era you will find कि आपका पहले आपके यूकैरियोट्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अपीयरेंस ऑफ द यूकैरियोट्स एक्चुअली हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये आपका पहला आपका एरा था जिसके अंदर आपको पहली बार आपके यूकैरियोट्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। पेलियोजोइक एरा को यहाँ पे कई सारे डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। अब याद रखना, प्री कैम्ब्रियम के अंदर अपर मिडल लोअर आपको यहाँ पे इग्नोर करना है। ये आपके सामने कभी भी इसके ऊपर बेस सवाल आपके यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये वाले जो आपके पीरियड्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पेलियोजोइक एरा से जो आपके पीरियड्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, दैट इज समथिंग यू विल हैव टू नो। ये आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। सो इट ऑल स्टार्ट विद द कैम्ब्रियम
ऑर्डोवेसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस। ये 5 नाम आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। These are the 5 periods which you have to know in this. Okay? इसके नीचे का पार्ट भूल जाओ, ऊपर वाला पार्ट आपको याद रखना है। सो कैम्ब्रियम के अंदर आपको याद रखना है that you will first get to see the fossil invertebrates. कई सारे फॉसिल्स इन्वर्टिब्रेट्स आपको मिलेंगे आप देखने के लिए। सो इनिशियल इन्वर्टिब्रेट्स आपके यहाँ पे मिलने थे आपको यहाँ पे देखने के लिए। देन ऑर्डोवेसियन एरिया जो आपका यहाँ पे था ना, ये जो आपका यहाँ पे पीरियड था, इसके अंदर आपको मिलते हैं इनवर्टिब्रेट्स इन अ वेरी हाई अमाउंट। सो बेसिकली ये टाइम के अंदर आपके इनवर्टिब्रेट्स ने यहाँ पे डोमिनेट किया था। द कंप्लीट अर्थ वाज ऑक्युपाइड बाय द इनवर्टिब्रेट्स ऑर्डोवेसियन पीरियड के अंदर। देन यू हैव अ सिल्यूरियन। सिल्यूरियन आपका पहला टाइम था जब आपका सबसे पहले आपके यहाँ पे फिश आया था। दिस वाज द टाइम व्हेन द वेरी फर्स्ट फिश केम ऑन द प्लैनेट। सो सिल्यूरियन एरा वाज द टाइम जब आपका अर्लीस्ट फिश वाज बीन एबल टू सी, और लैंड इनवर्टिब्रेट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। नाउ सिल्यूरियन एरा के बाद जो आपका डिवोनियन आता है, डिवोनियन आपका वो टाइम है जब आपके फिशेस ने यहाँ पे क्या था, डोमिनेंट, मतलब द कंप्लीट अर्थ वाज ऑक्युपाइड बाय ऑल द फिशेस एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय एज ऑफ फिशेस, राइट। एंड देन यू हैव द कार्बोनिफेरस एरा, यहाँ पे आपका कार्बोनिफेरस पीरियड आपके यहाँ पे, जहाँ पे आपके इनिशियल एम्फीबियंस आपको मिलते हैं यहाँ पे आते हुए। सो इनिशियल एम्फीबियंस केम एंड दे आल्सो थ्राइव इन दैट पर्टिकुलर टाइम्स फ्रेम। उन्होंने वहां पे आके अपना आपका यहाँ पे लाइक टाइम स्पेंड किया, थ्राइव किया। एंड देन उसके बाद यू आर हैविंग द पर्मियन। अब जब आपके यहाँ पे पर्मियन पीरियड था, दिस वाज द टाइम जब आपके सबसे पहले आपके यहाँ पे रेप्टाइल्स आए थे। तो याद रखना कार्बोनिफेरस जो आपका यहाँ पे पीरियड होगा, वहां पे एम्फीबियंस आपके आए थे और उन्होंने वहां पे अपना लाइक उनका नंबर भी वहां पे काफी इंक्रीज किया था। उसके बाद जो आपका पर्मियन पीरियड था, इसके अंदर यू विल गेट टू सी द mammals like reptiles were seen। तो यहाँ पे आपको जो reptiles मिलेंगे ना, they are not like big reptiles, they are like small reptiles, but वो आपको सबसे पहले मिलते देखेंगे आपके यहाँ पे पर्मियन पीरियड के अंदर। So these are the 6 periods which you have to know। यहाँ पे we'll start with the Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian, और ये सारे आपके यहाँ पे आ रहे हैं in the Paleozoic era के अंदर। That's where we'll get to see। अब उसके बाद आपका आता है Mesozoic era। अब इसको आप डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हो जैसे आपको Mesozoic era आया, ये वो टाइम था जो आपके रेप्टाइल्स और डायनासोर्स ने डोमिनेट किया। सो दिस वाज अ गोल्डन एज ऑफ माय रेप्टाइल्स एंड दिस वाज अ टाइम व्हेन द डायनासोर एक्चुअली रोज। तो मेसोजोइक के अंदर यू हैव अ ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड क्रीटेशियस पीरियड। तीनों ग्रुप में स्पेसिफिकली क्या हुआ था वो आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखना कि मेसोजोइक एरा के अंदर आपके यहाँ पे 3 पीरियड आते हैं, पहले ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस। कई बार आपको सिर्फ वो अरेंज करने के लिए दे देंगे, दैट यू हैव टू अरेंज द पीरियड्स इन द राइट फॉर्म। So you have a Triassic, Jurassic and Cretaceous, and this was collectively called as my golden age of my reptiles and the rise of the dinosaur आपके यहाँ पे हो गया था। And then उसके बाद you have the Cenozoic era। ये वो टाइम था जहाँ पे आपको mammals मिलेंगे, birds मिलेंगे, और इसी era के अंदर आपका यहाँ पे human beings का भी evolution आपके यहाँ पे होते हुए मिला था। Again, epoch को आप बिल्कुल यहाँ पे आप ignore कर दो, इनमें से सवाल नहीं आएगा। जो भी आपके क्वेश्चन बन के आएंगे, you have to know this 4 eras first of all। उसके साथ साथ यू हैव टू नो स्पेसिफिकली पेलियोजोइक के अंदर आपके कितने आपके यहाँ पे पीरियड्स हैं। सो यू हैव दिस 6 पीरियड्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। 6 पीरियड्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं जो आपको यहाँ पे आ रहे पड़ेंगे, और मेसोजोइक के अंदर यू हैव टू रिमेंबर योर 3 पीरियड्स जो आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं। हर एक पीरियड में स्पेसिफिकली क्या आ रहा है वो आपको याद नहीं रखना, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर हेड दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि दिस वाज अ टाइम जो आपके रेप्टाइल्स और डायनासोर्स ने अपने यहाँ पे थ्राइव किया था अपने आप को। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। एंड देन यू हैव योर सीनोजोइक टाइम जहाँ पे आपके मैमल्स, बर्ड्स एंड होमोसेपियंस आपके यहाँ पे इवॉल्व किए थे। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। फ्लोरा वाला पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हो, दैट वोंट बी दैट रेलेवेंट टू यू, बट इतना आपको यहाँ पे याद रखना पड़ सकता है। दीज आर द इन्फॉर्मेशन व्हिच यू हैव टू नो, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वो लोग यहाँ पे पूछते हैं। So dinosaurs dominated the world in which of the following geological eras? So you should know that। और याद रखना यहाँ पे पूछा क्या गया है, they have asked the eras, ठीक है। पीरियड नहीं पूछा है तो जुरासिक मत कर देना यहाँ पे, जुरासिक यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, जुरासिक वाज अ पीरियड, यहाँ पे एरा पूछा है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वैसे बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, मेसोजोइक एरा इज द वन जो आपका यहाँ पे डोमिनेट करता है डायनासोर्स में, ठीक है। इनमें से कौन से पीरियड के अंदर आपके फिशेस का नंबर काफी इंक्रीज हुआ था, डिवोनियन एरा पीरियड, ठीक है। इनमें से कौन सा एरा है जहां पे मुझे मैमल्स, बर्ड्स और होमोसेपियंस मिले थे देखने के लिए, फर्स्ट राइट। इसको आप अरेंज कर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से। नाउ यू कैन एक्चुअली अरेंज दिस ऑल बाय योरसेल्फ, और वो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा।
बताइए मुस्कान कुमारी। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपके यहाँ पे। पिलोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक आर द करेक्ट अरेंजमेंट आपके यहाँ पे। अब आर्कियोजोइक जो आपके यहाँ पे जो आपके यहाँ पे एरा है यहाँ पे, दिस इज द एरा बिफोर द पिलोजोइक वन। ये आपका आएगा पिलोजोइक के पहले आपके आते हैं जहाँ पे आपको आर्की बैक्टीरिया देखने के लिए आपको हमें मिलते हैं। तो दैट इज द एरा विच विल बी सीन बिफोर द पिलोजोइक, एंड उसके बाद आपका आएगा पिलोजोइक, देन विल बी फाइंडिंग अदर ग्रुप्स विल कम ओवर देयर। देन in which era reptiles were dominant? Again you can answer this, the answer is going to be, और वैसे ही बोल दो आप लोग क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, मेसोजोइक एरा। यहाँ पे, ठीक है। Okay, so this something we have done. Civilization selection will always favor your, आप वैसे ही बता सकते हो कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ intermediate rates of the population will be seen in this, right? अब ये ध्यान से देखो सवाल को एंड बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। Human population grows in geometric ratio while the food material increases in the arithmetic proportion. It is a statement given by. बताइए जसनूर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर माल्थस। राइट, थॉमस माल्थस ने ये स्टेटमेंट हमारे सामने रखी थी। सो थॉमस माल्थस who was studying the population ecology of the human beings, he actually gave this statement that population grows in geometric ratio while the food material increases by the arithmetic proportion. So option 4 is the correct answer in this, right? सवाल को ध्यान से देखिएगा, आराम से पढ़िए and then give me the correct answer. देखिए ध्यान से एंड देन बताइए। बोलिए फातिमा, बोलिए क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, अभिषेक, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। मनप्रीत, फर्स्ट ऑप्शन। why Tanpreet option 1, why you think this will have a greater impact? सर जो फर्स्ट है ना उसमें तो जर्म सेल्स में म्यूटेशन होती है, वो इनहेरिट होगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ऐसा कुछ नहीं है। वेरी गुड, राइट। आपके जर्म सेल में यहाँ पे आपका हो रहा है वेरिएशन एंड दैट विल गेट इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट पॉपुलेशन। सो यस, अ म्यूटेशन अकर्स इन वन स्पर्म और एग सेल will have a greater impact on the population because ये आपका inherit किया जाएगा। So that is going to be a correct answer. So option 1 आपको होने का यहाँ पे correct answer। बाकी दिन statement कभी भी आपके यहाँ पे कोई ऐसे concrete आपके यहाँ पे event नहीं है जिसके वजह से आपके यहाँ पे evolution यहाँ पे होगा। Do exercise every day so that you stay physically healthy and all those things will not help in having impact on the evolution of the species. So yes, option A becomes the correct answer. Take your time and give me a correct answer. बताइए मोनिका। थर्ड ऑप्शन। अभिषेक। सर ए। फातिमा। थर्ड। मुस्कान। फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी। सर थर्ड। तवनप्रीत एंड शिवानी शर्मा। सर सेकंड। थर्ड। सेकंड ऑप्शन होगा। नहीं, हो गया बेटा, हो गया, आपका थर्ड ही रहेगा अभी। So मुस्कान got it second, sorry, तवनप्रीत got it second and the rest all of you went for this option 3। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉपुलेशन ऑफ फिंचेस वाज सेपरेटेड जियोग्राफिकली। आपने उन्हें यहाँ पे सेपरेट कर दिया, एक को आपने यहाँ पे कर दिया, पहले साथ में रहते थे लेकिन आपने एक पॉपुलेशन को यहाँ पे अलग कर दिया और एक आपको दूसरी को आपने यहाँ पे अलग कर दिया। सो योर टू पॉपुलेशन वर नाउ सेपरेटेड, राइट। ईच ग्रुप देन बिकेम अंडर डिफरेंट सिलेक्टिव प्रेशर, यहाँ पे आपकी अलग हो गई बेसिकली। ओके, दोनों ग्रुप्स आप यहाँ पे कुछ साल का अलग हुए बिल्कुल, बिकॉज देयर वर डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर यहाँ पे। अब आपने क्या किया, वन ग्रुप वाज देन इंट्रोड्यूस इनटू द हैबिटेट ऑफ द अदर ग्रुप। तो आपने क्या किया, यहाँ से ए वालों को यहाँ से आपने पकड़ा
और इसको आप ले गए आपके उनके साइड पे, बी के साइड जाके आपने उन्हें वहां पे डाल दिया, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिटरमाइन दैट वेदर दे आर नाउ फॉर्म टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज, ऐसा क्या आप देखोगे वहां पे जिससे आप कह सकते हो कि आपके यहाँ पे दो अलग अलग आपके यहाँ पे स्पीशीज बन चुकी है। सो याद रखना, जब आपका जियोग्राफिक आपका यहाँ पे आइसोलेट किया जाता है, व्हेन यू सेपरेट द टू पॉपुलेशन जियोग्राफिकली, आप किस बेसिस पे कहते हो कि आपकी नई स्पीशीज बनी है? व्हेन यू गेट टू सी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, व्हेन यू गेट टू सी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। अगर आपको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आपको मिल रहा है, तब मैं कहता हूं दैट दिस स्पीशीज हैज बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर आपको दो अलग अलग स्पीशीज को आप लेके आओ जो काफी सेम सेम दिखती है बट है डिस्टिंक्ट स्पीशीज, अगर आप उन्हें साथ में रखोगे तो वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू मेक द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो आपको कभी बना के वहां पे आपके नहीं दे सकते। एंड दैट इटसेल्फ इज अ इंडिकेटर दैट दोस टू स्पीशीज आर माय डिस्टिंक्ट स्पीशीज, या दो अलग अलग स्पीशीज मेरे यहाँ पे बन चुकी है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन 2, दे फेल टू प्रोड्यूस फर्टाइल F1 हाइब्रिड। ये आपके फर्टाइल F1 हाइब्रिड यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, एंड दैट इज अ इंडिकेटर of my reproductive isolation. That is the clear-cut indicator of my reproductive isolation. And when I see reproductive isolation, then that means कि मेरी दो अलग-अलग species यहाँ पे मेरी बन चुकी है। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, ठीक है। They showed Yes, sir. marked differences in the beak and shapes of the beaks. नहीं, ये enough नहीं है। That is not enough to tell me कि ये दो मेरी distinct species है। आपको difference वहाँ पे दिख रहा है, right? But that is not good enough to tell me that these are my different species. ये एक आपका इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट लीड्स टू स्पीसिएशन। तब आप कह दो कि मेरी डिस्टिंक्ट स्पीशीज मेरे यहाँ पे बन चुकी है। सो ऑप्शन 2 happens to be the correct answer in this. Okay. All right. The extinct human who lived for, again you have all the statements mentioned यहाँ पे, and I think all of you can, because हम पहले भी कर चुके हैं। शगुन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second. Right. Neanderthal is going to be the correct answer. ध्यान से देखो सवाल को और सही से करो इस बार। सब लोगों ने गलत किया था तो अनबिट को छोड़ के। लास्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन टू दिस। बाकी लोग भी करिए, चलिए। नया टाइप का क्वेश्चन आने में आप काफी टाइम ले रहे हो वैसे आप लोग। जब तक पीवाईक्यू होते तब तक आप लोग ठीक होते हो। ठीक है, बताइए। मोनिका, Second option. अभिषेक, मुस्कान कुमारी। second option. बोलो अभिषेक। सर मेरे को 3 लग रहा है। मुस्कान। Second. और बाकी लोग कहाँ चले गए? फातिमा, अनमोल, काजल, दीप्ति, हुदा, खालिद, कहाँ हैं आप लोग? हुस्नवाज, सर ये समझ नहीं है। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या ना, यू हैव दिस ऑस्ट्रेलियन मोल, एक माउस जैसा होता है ये, ठीक है। इट्स ऑस्ट्रेलियन मोल, एक माउस जैसा एनिमल आपके यहाँ पे होता है। वो अपन नहीं हिंदी में बोलते हैं छछुंदर काइंड ऑफ, वो होता है आपका मोल एक्चुअली, ठीक है, राइट। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। सो दैट्स ऑस्ट्रेलियन मोल आपके यहाँ पे। इट इज एक्चुअली अ मार्सुपियल, राइट। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ इट्स अ मार्सुपियल यहाँ पे। सो यू हैव ऑस्ट्रेलियन मोल, सो यू हैव वन स्पीशीज ए which is actually going to be a marsupial. ठीक है। Now rather than a placental mammal like a North American mole, तो एक और आपके यहाँ पे मोल है which is seen in the North America में मिल रहा है आपको यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, या आपको नॉर्थ अमेरिका में आपको मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बी। ये आपका यहाँ पे प्लेसेंटल, दिस इज अ प्लेसेंटल, आपका यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट। दीज टू एनिमल्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ, दोनों एक जैसे यहाँ पे दिखते हैं। अगर आप याद करो ना, यहाँ पे आपकी स्टोरी वही में बना के आ रही है आपके सामने, स्टोरी जो हमने देखी थी इस बीच में अबाउट द फ्लाइंग स्क्विरल की जो कहानी थी।
आप सोचो आपके पास दो यहाँ पे ग्रुप्स हैं, एक है मार्सुपियल, एक है प्लेसेंटल, एक मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, एक मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका में। विल दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स? क्या इनके कॉमन एंसेस्टर्स यहाँ पे होंगे? नो सर। नो सर। नो नहीं होंगे, राइट। आई होप जो लोग नए बच्चे उनको भी समझ आ रहा है, दे विल नेवर हैव अ कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इवन दो ये दोनों साथ साथ में लाइक एक जैसे दिखते हैं, इवन दो ये दूर दूर से रिलेटेड नहीं है, बट दे स्टिल लुक सिमिलर। अब इसका रीजन पता है यहाँ पे क्या है? दोनों का हैबिटेट वहां पे सेम है। इवन नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जिस हैबिटेट में ये मिल रहा है ना, आपका ऑस्ट्रेलियन मोल एंड नॉर्थ अमेरिकन मोल, उनका हैबिटेट वहां पे सेम होगा। दोनों की वहां पे सेम काइंड ऑफ मिट्टी होगी, सेम काइंड ऑफ एनवायरमेंट होगा, इसलिए उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पे जो आंसर आता है, दैट इज गोइंग टू बी द इवोल्यूशनरी प्रेशर ऑन बोथ वर सिमिलर। दोनों के ऊपर आपका यहाँ पे सेम काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी प्रेशर आपका यहाँ पे होगा, और इसलिए बोथ ऑफ देम हैव अ सिमिलर अपीयरेंस। बस यही एक आपका यहाँ पे रीजन है। तो दैट इज गोइंग टू द आंसर इन दिस, ठीक है। अब आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है, सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप याद करो तो मैंने आपको जब एग्जांपल दिया था आपके फ्लाइंग स्क्विरल का, जब मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो उसमें भी दोनों के पास वो जो पिटाजियम था ना ग्लाइड करने के लिए, वो इसलिए था क्योंकि दोनों का हैबिटेट वहां पे सेम था। बोथ ऑफ देम वर हैविंग अ हैबिटेट जहाँ पे आपके लॉन्ग ट्रीज थे, लाइक लार्ज ट्रीज थे, एंड द बेस्ट पार्ट वाज दे हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी व्हाइल ग्लाइडिंग। सो दीज आर द प्रेशर यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज माय इवोल्यूशनरी प्रेशर, and because of that your both the species will going to be having the similar traits यहाँ पे, similar traits but they are not related to each other. So does this become an example of divergent or convergent evolution? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। Convergent evolution का यहाँ पे में एग्जाम्पल बनेगा एनालॉजी, एंड कन्वर्जेंट evolution का यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। So this is the perfect answer in this. वो जब बोल रहा होता ना तब बोलने दिया करो। अभिषेक अब बताओ, क्या बोलो, क्या क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बताओ क्या दिक्कत है इस मोल के साथ आपको, बोलो। सर मैं बता रहा, स्टेटमेंट 3 समझा दो जरा। स्टेटमेंट यहाँ पे पता है क्या कह रही है? दे हैव अंडरगोन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कोएवोल्यूशन। अब कोएवोल्यूशन पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैट है, आपका एग्जाम्पल कोएवोल्यूशन का सबसे बढ़िया आपका यहाँ पे ये आएगा, अज्यूम दैट यू हैव अ बैट, राइट, यू हैव अ बैट लिविंग इन अ फॉरेस्ट, ओके, और वो बैट आपको पॉलिनेट कर रहा है एक टाइप के फ्लावर को, इट इज फ्लावरिंग, इज डूइंग द पॉलिनेशन फॉर सर्टेन काइंड ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर ने क्या करा हुआ है ना, फ्लावर ने अपना शेप ऐसे बना लिया है, या इतना बड़ा बड़ा अपने आप को बना लिया है ताकि बैट वहां पे आके उसको नेक्टर को सक कर सके और अपने पोलन वहां से निकाल सके। दैट इज समथिंग दे हैव डन, राइट। सो दे हैव इवॉल्व्ड एज पर द बैट सो दैट दोनों वहां पे थ्राइव कर सके। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कोएवोल्यूशन। दोनों साथ साथ में इवॉल्व कर रहे हैं, दोनों साथ साथ में इवॉल्व इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम वांट टू गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। नॉट टेल मी समथिंग, ये यहाँ पे आपका बन नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं, और कोएवोल्यूशन वाली स्टोरी यहाँ पे आपकी फेस लाइक हैज नो रिलेशन ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ सिमिलर ट्रेट्स यहाँ पे, बिकॉज दोनों यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट के ऊपर है और दोनों का एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंस है भी नहीं। अगर साथ में होते हैं ना तब भी इनका कोई डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल भी आपके यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद होगा ना, सो ऑप्शन 3 इज वन ऑफ द स्टेटमेंट जो आप पढ़ते हो व्हेन यू स्टडी द बायोडायवर्सिटी। तो उसमें हम ये चीज देखते हैं दैट हाउ टू स्पीशीज आर को डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर एक गई तो दूसरी भी आपकी वहां पे जाएगी, राइट। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ माई कोएवोल्यूशन, दैट बोथ द स्पीशीज साथ में यहाँ पे इवॉल्व कर रही है ताकि दोनों को वहां पे अपना अपना एडवांटेज वहां पे मिल सके, बट ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिलेगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर एंड नॉट द 3 यहाँ पे। सो ना ही 3, ना ही 1 और ना ही यहाँ पे 4th। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, याद है हमने एक स्टोरी पढ़ी थी एंटीटर वाली, हमने जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख रहे थे, दैट यू हैव एंटीटर, वो दोनों अलग अलग पॉपुलेशन में हैबिटेट में चले गए थे, बट बोथ वर एंड ईटर्स, दोनों का काम था वहां पे एंड को खाना वहां पे। सो दे हैड अ वेरी लॉन्ग स्नाउट, दोनों की स्नाउट वहां पे काफी लॉन्ग थी इवन दो दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट हैबिटेट। सो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आपका जो एरिया होता है ना वो आपको फोर्स करता है टू हैव अ कॉमन ट्रेट्स इवन दो यू डू नॉट हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स। तो इसलिए याद रखना ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3, 1 या 4 यहाँ पे नहीं बनेगा। सो अब वापस से सवाल आएगा तो हैंडल कर लेना। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा।
व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? सो पिक्चर आपके सामने यहाँ पे डाल के रखी हुई है, बताओ क्या होगा इसमें। बताइए फातिमा, बोलिए। सर 4 सेकंड। शिवानी शर्मा, Adaptive. बस अडेप्टिव। अभिषेक, मुस्कान कुमारी, मुस्कान, मोनिका। डाइवर्जेंट फोर्थ इवोल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही टर्म्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। एक तो ये आपका अडेप्टिव एडेशन का यहाँ पे आपका टर्म सही बैठ जाएगा, दे आर अडेप्टिंग एंड दे आर फॉर्मिंग इनटू डिफरेंट स्पीशीज, बिकॉज एक में से आपके कई सारे आपकी स्पीशीज बन के निकल जाए, और इट्स एग्जांपल ऑफ अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो दैट्स योर ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे। ठीक है, पढ़ो इसे ध्यान से एंड गिव अस द करेक्ट आंसर। ये भी हो जाएगा, इवन तो लगता कॉम्प्लेक्स है, बट कर लोगे आप। बताइए मुस्कान कुमारी। थर्ड ऑप्शन। मोनिका, अभिषेक। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर हम सवाल कहाँ पे देख लेते हैं। इन द एवोल्यूशन द स्टडीज कैन बी मेड एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द मैन एंड एप आर सिमिलर. The base sequence in the nucleic acid and the amino acid sequence in the protein of the related organism are alike. These are the example of which these are the example which are specifically referred to as a molecular homology. So इसको हम कहते हैं molecular homology, जहाँ पे आप molecular level पे आप देखते हो आपको सिमिलैरिटी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाती है। So for example, जो जीन आपके अंदर बनाता है आपका फेरिंग्स, the same जीन आपके फिश के अंदर गिल्स बनाता है। So that is also example of my molecular homology कि हमारे कॉमन जीन सीक्वेंस आपको वहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। सो जेनेटिक लेवल पे जो आपको सिमिलैरिटीज आपको मिलती है ना दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, आप डायरेक्टली याद रखना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मोलिकुलर होमोलॉजी। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ मोलिकुलर होमोलॉजी। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड? कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही है रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड? बताइए मोनिका। फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक, मुस्कान, First शिवानी, option. मुस्कान, तनप्रीत। First option. Right. Homo erectus is preceded by the Homo habilis. That's a correct answer. This is the right statement यहाँ पे। बाकी सारे statement आपके यहाँ पे false है। Only statement one is going to be true in this. पढ़िए ध्यान से। If the Neanderthal are not the direct ancestors of humans, is it still possible for humans and Neanderthal to be related? क्या कोई वहां पे रिलेशन आपके यहाँ पे बन रहा है? So देखिए यहाँ पे। चलिए बेटा बताइए जल्दी, मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। मोनिका, तनप्रीत। तो फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड। फातिमा, अभिषेक। First. फर्स्ट। Only मुस्कान। फर्स्ट ऑप्शन। Only option 1 is the correct answer in this. The only way Neanderthals and humans are related is going to be because we share a common ancestor. हमारे यहाँ पे common ancestor है, which is my Dryopithecus. That's why we are related over there. Yes, but only if humans and Neanderthals could have interbreed. नहीं बेटा, that won't make us related to them. बोलो अभिषेक। सर जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, तो उसमें जो मॉलिक्यूलर होमोलॉजी दिखा था उसमें डाइवर्जेंसी कहाँ है? हाँ, सो मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में आपको डाइवर्जेंसी हमेशा नहीं मिलेगी। You don't find मॉलिक्यूलर होमोलॉजी के अंदर आपको हमेशा नहीं मिलती देखने के लिए, because it will make the same kind of protein, so you won't find difference over there. You might find minute difference यहाँ पे, minute difference आपको मिल सकता है that protein will have
will have a much more high turnover rate than the other protein. ये हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि हमारे और चिंपैंजी में आपके यहाँ पे 2 प्रोटीन बन रहे हैं विच आर द सेम एंजाइम. ठीक है, उसके अंदर टर्नओवर रेट उस एंजाइम का ज्यादा होगा, हमारे अंदर कम होगा. So that kind of difference we'll get to see. Or you might find that 2 different proteins which are getting formed over there. One protein might have a much more high metabolic activity. Other protein might not have a much more high metabolic activity. तीसरी चीज आपके यहाँ पे आ सकती है जो आपने पढ़ी थी, और 2 प्रोटीन्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं. एक प्रोटीन शायद उनके अंदर होगा जो आपका यहाँ पे होगा कॉन्जिक्यूटिव प्रोटीन. दैट मीन्स वो आपका लाइक होम कीपिंग प्रोटीन है आपका पे, हाउस कीपिंग प्रोटीन है आपका पे, जो आपका थ्रू आउट द टाइम आपका बन रहा है. और शायद दूसरे स्पीशीज के अंदर वो आपका प्रोटीन तभी बन रहा होगा जब उसकी वहां पे रिक्वायरमेंट होगी. सो फंक्शन वाइज आपको वहां पे डिफरेंस मिल सकता है. बाकी स्ट्रक्चर वाइज, न्यूक्लिक एसिड वाइज आपको वहां पे सिमिलरिटी आपको मिलेगी वहां पे देखने के लिए. बट फंक्शन वाइज आपको माइन्यूट डिफरेंसेस आपको वहां पे मिलते हैं देखने के लिए. सो दैट्स मॉलिक्यूलर होमोलॉजी. सिमिलर एग्जांपल कैन बी फॉर माय दिस थिंग आल्सो, लाइक एज आई गिव द एग्जांपल ऑफ अ जीन जो आपको बनाता है फेरिंग्स, और फिश के अंदर गिल्स बनाता है. सेम सीक्वेंस, सेम प्रोटीन, राइट, बट फिजियोलॉजिकली आपका यहाँ पे अलग ही स्ट्रक्चर आपको बन के आपको यहाँ मिलेगा. पता चली मेरी बात अभिषेक? यस सर. मोनिका बताइए. सर इसका ऑप्शन कैसे हो सकता है, इन्होंने लिखा नहीं कि एंसेस्टर सेम नहीं होंगे तो. देखो यहाँ पे सवाल देखो. If the Neanderthal are not a direct ancestor of human, डायरेक्ट तो नहीं है ना हमारे एंसेस्टर Neanderthals. Yes, sir. Neanderthals क्या है ना. सो सेकंड आपके यहाँ पे नहीं हो सकता. नो, बिकॉज ह्यूमन इवोल्यूशनरी ट्री इज स्ट्रिक्टली लीनियर. नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है आपके यहाँ पे. वो लीनियर कभी भी नहीं था, राइट. उसमें कई सारे ब्रांचेस थे. No, because this means that Neanderthal evolved from an entire different branch. That's also untrue. So your option 1 is the correct answer in this. चलो नेक्स्ट सवाल करो, इसे मैच करो जल्दी से सब लोग. जल्दी सब लोग इसे मैच करिए. बताइए फातिमा. Second option. मुस्कान कुमारी, मोनिका एंड ओनली मुस्कान. सेकंड ऑप्शन. राइट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस. ये एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. बताओ. अब तो होनी चाहिए ये सवाल. फातिमा बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. So convergent evolution. क्या सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन 4 के Yes, साथ? sir. यस सर. राइट, ठीक है. 2 स्पीशीज, 2 बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टिनेंट और बहुत सिमिलर दिख रही है. आपसे पूछा जा रहा है कि दे आर नॉट रिलेटेड. सो व्हाट इज द एग्जांपल इज गोइंग टू बी. दैट्स व्हाई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. बिल्कुल सही. पढ़िए. टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर द करेक्ट आंसर. बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. 4th. राइट. सो वेजमैन ने जो अपने यहाँ पे काम किया था, he actually like disproved the theory given by my Lamarck. So yes, option 4 is the correct answer. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है. फातिमा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. All of these. मुस्कान कुमारी, मोनिका, तवनप्रीत. सेकंड ऑप्शन. ओनली सेकंड ऑप्शन मोनिका. सर फोर्थ अभिषेक. ऑप्शन. फोर्थ सर. सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है. Accumulation of useful mutation through the ages has led to creation of a new species. That's what actually happened. It's your accumulation of a mutation and variation that will lead to formation of a new species of a living being. So that's true. ये बात आपके यहाँ पे true है. Genetic variability provides a raw material for the operation of the natural selection and reproductive isolation. That is going to be true यहाँ पे. Genetic variability is produced by gene mutation. बिल्कुल आपका gene mutation reason है जिसकी वजह से आपको variability आपको मिलती है देखने के लिए. So that is going to be true as well. So all the above is going to be correct answer. बताओ करके ये हार्डी वेंगर वाला फॉर्मूला लगाइए और बताइए. What would be the frequency of heterozygous in the random mating population?
आसान है एकदम, इतना कोई मुश्किल है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ, जल्दी कर लो। बताइए फातिमा क्या होगा आंसर इसके अंदर? Second. तवनप्रीत, मोनिका, मुस्कान कुमारी, अभिषेक, ऑल ऑफ यू। सेकंड सेकंड। So 2pq is going to be the formula over here. ये आपके यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है. So you'll always say 2 into p into q. So आपके यहाँ पे जाएगा 0.4 into 0.624 into 2. That's going to give me the 0.48. So yes, that's the answer. The next stage in the evolution of man after Australopithecus के बाद कौन आया था? बताइए. Only मुस्कान. First option. Right. Homo habilis आपके आए थे यहाँ पे after my Australopithecus. Read the question by yourself and raise your hand. बताइए मोनिका, बोलिए. फर्स्ट ऑप्शन। शिवानी शर्मा. First option. राइट. ओपनर एंड हार्डले ने आपके यहाँ पे दिया था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन एंड वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. Tell us, अभिषेक. सर सी सेकंड। मुस्कान कुमारी, तवनप्रीत. Second option. Right. It is also example of my convergent evolution. In some animals, different group, different structure develop along the same direction due to adaptation to the same need. That is my convergent evolution. Example एक दो याद हो गया ना अपने दिमाग में, जैसे फ्लाइंग स्क्विरल वाला या जो भी हमने एग्जांपल देखे थे. So that will help always. Presence of ceosalent fish was first observed in, जिसको हम लो फिन फिश भी बोलते हैं. ये हमें सबसे पहले कहाँ मिली थी? बताइए फातिमा, कहाँ मिली थी फिश देखने के लिए? Second. हाँ जी, साउथ अफ्रीका में मिली थी आपको ये फिश देखने के लिए. इन द ईयर ऑफ, इसको ईयर याद है? 1938. 1938. Very good. There would be no evolution if. There will be no evolution अगर क्या? ये तो सबसे हो जाएगा, ये तो आसान सवाल है, इतना क्यों आप टेंशन ले रहे हो? बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option C. फातिमा बताइए. कमनप्रीत. The third option. Yes, option C बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. There will be no evolution if there is no genetic variation in the population. So there will be no evolution if genetic variation were not found among the members of the population. So yes, option 3 becomes your correct answer. ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे गलत है. The inheritance of acquired character did not take place. इसका कोई स्टेटमेंट मुझे हेल्प नहीं कर रहा. Somatic variation were not inheritable, so that's also untrue. Somatic variation would not transform into germinal variation. That is also going to be untrue. So your option C is the most appropriate statement for evolution. Raise your hand to answer this. मुस्कान कुमारी बताइए. Sir, fourth option. Right, fourth option is the correct answer. One of the revolutionary concept in biology was Charles Darwin, Origin of Species. It deals with the natural selection leading to survival of the fittest. So that's right. Read your question carefully and give me the correct answer. बोलिए तवनप्रीत. Fourth option. Only मुस्कान. Fourth option. Abhishek. फोर्थ ऑप्शन सर. One of the important consequences of geographical isolation is going to be, yes,
स्पीसिएशन वाया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और जब ज्योग्राफिकल बैरियर आपका क्रिएट होता है तो उसको हम किस टाइप का स्पीसिएशन बोलते हैं? एलोट्रोपिक। एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। अभिषेक, और कौन से टाइप कहते हैं आपके इसके अलावा? सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक। राइट, ये तो हम कर चुके हैं, ये वाला बता दो एक बार। ये भी हम कर चुके हैं, दिस हमने हो कौन सा गया किया? सर, ये भी। हो गया। बताओ इसका आंसर बताओ। बताइए फातिमा। Fourth option. मुस्कान कुमारी। फोर्थ ऑप्शन। हाँ जी, इफ यू हैव अ कांस्टेंट जीन पूल देन इट विल नेवर अफेक्ट योर हार्डविंग और इक्विलिब्रियम। तो आपका वैल्यू 1 का 1 ही रहेगा वहां पे आपका। सो यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस। ये बहुत आता है इसके ऊपर बेस्ड सवाल, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। अब ये करके बता दो, अब तो हो जाएगा ये, अब तो हो जाना चाहिए आप लोगों से। आप लोग तो वही वैसे काफी तेज। बाकी लोग भी ट्राई करो। सही अभिषेक। म्यूट करके सर बोलो अभिषेक। फर्स्ट। अच्छा, शिवानी शर्मा। ऑप्शन बी। मोनिका, मुस्कान कुमारी, सेकंड ऑप्शन। तमनप्रीत, फातिमा एंड ओनली मुस्कान। सेकंड ऑप्शन। आप देख लो ना, बड़ा आसान है यहाँ पे। ठीक है, देखो मैमल्स का आप लोग यहाँ पे जानते हो, मैमल्स का आप यहाँ पे जानते हो कि मैमल्स आप यहाँ पे कहाँ मिले थे देखने के लिए। सो मैमल्स विल बी ऑलवेज विल बी सीन इन माय, आपके यहाँ पे सी के साथ मेरे यहाँ पे 4 ही आएगा, राइट? दैट इज समथिंग यू ऑल शुड बी वेरी 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 क्लियर विद। ठीक है, देन when we talk about my lower invertebrates, so you know that lower vertebrates मेरे हमेशा यहाँ पे आ जाएंगे in terms of, so let's have a look at this. सियोजी के साथ यहाँ पे मैमल आ जाएगा, देन यह मिजुई के साथ यहाँ पे आपका क्या आएगा? फिश एंड एम्फीबियन। फिश एंड एम्फीबियंस आएगा मिजुई के साथ। रेप्टाइल बर्ड्स एंड रेप्टाइल। ठीक है, यहाँ पर अब बर्ड्स एंड रेप्टाइल में अगर मेरे यहाँ पे आ रहा है तो फिर तो आपके यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे मैच नहीं करेगा। ये ऑप्शन ये लोग आई जस्ट हैव टू चेक दैट, ये ऑप्शन कहाँ से, ये मैं चेक करता हूँ व्हाई दे हैव गिवन इनकरेक्ट ऑप्शंस। आप ये कुछ तो भी प्रिंटिंग वो हुआ है जब इसको ऑन बोर्ड किया था ना इस सवाल को। चलो कोई बात नहीं, इसको हम वैसे कर लेते हैं। शायद रखना म्यूजिक के साथ आपका यहाँ पे हमेशा आपका यहाँ पे आएगा मैमल्स, आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, म्यूजिक के साथ आपके यहाँ पे हमेशा आपका यहाँ पे आएगा बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। बेसिकली इनिशियली बर्ड्स आपके यहाँ पे आना चालू हुए थे, दैट इज व्हाई यू कैन कॉल मतलब म्यूजिक एरा के अंदर आपके यहाँ पे आ जाएगा, राइट? देन यू हैव अ प्रोटोजोइक एरा एंड यू हैव अ पेलोजोइक एरा आपके यहाँ पे। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट कि अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो आपके यहाँ पे पेलोजोइक एरा के अंदर आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, देन यू कैन ऑलवेज से दैट इट विल इंक्लूड इन माय फिश एंड एम्फीबियंस, क्योंकि आप जानते हो कि पेलोजोइक एरा के अंदर आपके कई सारे आपके यहाँ पे आते हैं periods, and in that you can find the fish and amphibians आप यहाँ पे thrive कर गए थे। And then you have a proteozoic era जहाँ पे आपका आ जाएगा आपके यहाँ पे lower invertebrates आपको यहाँ पे देखने के लिए आपके मिल सकते हैं। So that is something we'll find in this which is not actually matching right now in the options यहाँ पे। So I'll give you a question with the right matching next time. But yeah, this is the sequence we'll find in this. ये आपका यहाँ पे sequence आएगा इसके अंदर। ठीक है, so इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है आपके era, पीरियड्स और वहां पे कौन सा स्पीशीज आपको वहां पे देख लिया, आपको वहां पे मिल गया था। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू लुक इनटू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ सेट ऑफ मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग द अडैप्टिव रेडिएशन। कौन से यहाँ पे मेरे करेक्ट ग्रुप है मेरे यहाँ पे मार्सुपियल्स का एग्जिबिटिंग द अडैप्टिव रेडिएशन आपका यहाँ पे? आपको याद रखना है दे शुड बी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। और फिर बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, बताओ फातिमा। फर्स्ट ऑप्शन। मोनिका, जसनूर, अभिषेक। फोर्थ ये ऑप्शन।
अब एक बात याद रखना, फर्स्ट ऑप्शन को हम रखते हैं 2 मिनट के लिए साइड में आपका यहाँ पे, लेमूर एंटीटर वुल्फ। वुल्फ आपका मार्सुपियल नहीं है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आपके यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वाई ये तो आपके यहाँ पे आ नहीं सकता। देन मोल, फ्लाइंग स्क्विरल, टास्मेनियन टाइगर कैट। सो फ्लाइंग स्क्विरल इज नॉट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, तो ये भी आपके यहाँ पे आंसर बन नहीं सकता। टास्मेनियन मोल, मार्सुपियल मोल एंड बॉब कैट। बॉब कैट इज नॉट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, तो भी आपके यहाँ पे आंसर बन नहीं सकता। जो आपका तीनों यहाँ पे जो आपके मार्सुपियल से वो आपके यहाँ पे ये है, you have a numbat, you have a spotted cuscus and you have a flying phalanger. So ये तीन आपके बनेंगे एज अ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हैज टू बी द राइट आंसर इन दिस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो आपके नीट एग्जाम में भी आपके आ चुके हैं, एंड दीस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कमिंग इन द एग्जाम एज वेल। तो आपके जो मार्सुपियल मैमल्स के जो उन्होंने नाम लिख के रखे हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो आपको बहुत क्लियरली आपको वहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। नाउ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू डिस्कस यहाँ पे। ये आपका एक छोटा सा पैराग्राफ है विच यू हैव टू फॉलो थॉरली। सो पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स इवॉल्व इनटू योर सेल्स। कैसे आपके आज से 2000 मिलियन या साल पहले आपके नॉन सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स ने वहां पे आपके सेल बनाए विच वर हैविंग द मेम्ब्रेनस एनवेलप, राइट। सम ऑफ दिस सेल्स had the ability to form the O2। कुछ आपके यहाँ पे सेल्स है जिनके पास ये पोटेंशियल था टू रिलीज द O2, जैसे आपके फोटोसिंथेटिक सेल आपके यहाँ पे करते हैं। सो दिस ऑल हैपेंड इन द ईयर ऑफ लाइक 2000 मिलियन ईयर्स अगो। आपके सेलुलर लाइफ फॉर्म किस तरीके से आपके नॉन सेलुलर से सेलुलर लाइफ फॉर्म आपके यहाँ पे बनने लगे। देन जो आपका O2 यहाँ पे सिंथेसाइज किया जा रहा था बाय इनिशियल सेल्स, जो यहाँ पे O2 आपके यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे थे। शिवानी बताइए क्या सवाल है आपका? नो सर, ये पहले से ऑन था। ठीक है, जो आपके यहाँ पे O2 सिंथेसाइज कर रहे थे आपके यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे दे वर डूइंग समथिंग सिमिलर टू द राइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस। जैसे आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर आपका लाइट रिएक्शन होता था, उसी तरीके से वो लोग अपने यहाँ पे वाटर को स्प्लिट करके बना रहे थे अपने यहाँ पे O2 सिंथेसाइज यहाँ पे वो लोग कर रहे थे। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। देन स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकेम मल्टीसेलुलर। इसके बाद आपके सिंगल सेल आपके बनने लगे आपके मल्टीसेलुलर, एंड बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो invertebrates were formed and were active। तो ये जो यहाँ पे लाइंस आ रही है ना, इनको थोड़ा आप ध्यान से याद रखना कि ये कौन से ईयर के अंदर आपके कौन कौन आया था। सो लगभग 500 मिलियन ईयर अगो आपके इनवर्टिब्रेट्स वहां पे आके एक्टिव हो गए थे एंड दे वर सीन इन द ओशंस। वो आपको ओशंस में देखने के लिए वहां पे आपको मिल रहे थे। उसके बाद आपको मिले था आपके यहाँ पे जॉलेस फिश। जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो। आपकी जॉलेस फिश जो आपको सबसे पहले ओशन में मिली थी वो आपकी अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो आपके ओशन में देखने को मिली थी। उसी दौरान सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबब्ली अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो के अंदर आपके कुछ सीवीड्स और प्लांट्स आपको मिलते थे वहां पे देखने के लिए। नाउ वी आर टोल्ड दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेटेड द लैंड वर प्लांट्स। कहा यह जाता है कि जो पहला आपका ग्रुप था जो लैंड पे आया वो आपके प्लांट्स थे, उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा स्प्रेड कर लिया और उसके बाद आपके एनिमल्स वहां पे आए थे। तो पहले आपके प्लांट्स आ गए थे लैंड के ऊपर, उन्होंने अपना पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, एंड आफ्टर दैट एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। उसके बाद एनिमल से जाके लैंड को इन्वेट करना चालू किया। अब यहां से याद रखना, फिश विद अ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक इन वाटर। तो कुछ ऐसी फिश थी जो लैंड पे आती थी और वापस से पानी के अंदर जाती थी। और यहाँ पे लोग बात करेंगे उस फिश कार में जिसका हमने यहाँ पे अभी जिक्र किया था। दिस इज अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो कि आपको कुछ ऐसी फिश मिलती थी जो आपकी लैंड पे आ रही थी वापस पानी में जा रही थी। याद रखना ये वही फिश है जिसमें से बाद में आपके एम्फीबियंस बन के निकले थे। सो इन द ईयर ऑफ 1938 अ फिश कॉट इन द साउथ अफ्रीका हैपेंड टू बी अ सियोसेलेंथ which was thought to be extinct। कहा जाता था कि आपकी एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन आपकी डिस्कवर की गई थी इन द ईयर ऑफ 1938 साउथ अफ्रीका के अंदर। These animals called low fin evolved into a amphibians। ये आपके फिश है और ये अल्टीमेटली आपकी इवॉल्व कर गई थी into the first amphibians which lived on both land and water। तो आपको ईयर्स याद रखने पड़ेंगे आपके यहाँ पे कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था और कितने साल पहले आपको मिली थी देखने के लिए, बिकॉज ये स्टेटमेंट के अंदर आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। देन देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस। अभी कोई स्पेसिमेन आपको देखने के लिए नहीं मिलता, अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है रियल में ये। हाउएवर these were the ancestor of modern day frogs and salamander। इसमें से ही आपके फ्रॉग और सैलमेंडर आपके यहाँ पे इवॉल्व किए थे। सो याद रखना आपकी जो लोफिन फिश है उनमें से आपके फ्रॉग और सैलमेंडर आपके यहाँ पे इवॉल्व किए थे। The amphibians evolved into reptiles। They lay thick shelled egg which do not dry up in the sun unlike those of the amphibians। एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स है और रेप्टाइल्स के एग आपके ड्राई नहीं होते, इवन व्हेन यू बरी देम इन द सॉइल एंड अंडर द सन दे कैन एक्चुअली सर्वाइव। अगेन याद रखना वी ओनली सी मॉडर्न डे डिसेंडेंट।
लाइक टर्टल, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल्स। कई सारे रेप्टाइल्स जो आपके थे ना वहां पे, वो आपके एक्सटिंक्ट हो गए। हमें सिर्फ कुछ मॉडर्न डिसेंडेंट मिलते हैं, जैसे टर्टल, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल्स। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो reptiles of different groups actually came on the planet। अब यहां से आपकी बात की जाएगी डायनासोर्स की। तो लगभग 200 मिलियन ईयर हो, अब जो आपको रेप्टाइल्स मिलते थे, दे वर योर डायनासोर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप आपको मिलते थे यहाँ पे, विच आर डोमिनेटिंग द अर्थ। यहाँ पे फर्न्स वाज देयर, जब डायनासोर आप कहते हैं वहां पे, जब आपका फर्न्स वहां पे डोमिनेट कर रहा था, वर प्रेजेंट, बट दे वर ऑल फेल्ड टू फॉर्म द कोल्ड डिपॉजिट स्लोली। सारे फर्न्स जो बेसिकली आपके यहाँ पे जो खत्म हो गए ना, आज उनके वजह से आप फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर पा रहे हो। Some of these land reptiles came back into water। तो याद रखना आपके कई सारे रेप्टाइल जो आपके लैंड पे थे, which are mainly dinosaurs, कई सारे ये पानी में वापस आ गए, came back into the water and evolved into a fish-like reptile called as my Ichthyosaurus, Jurassic Park में आपको देखने को मिल जाता है। So this was a dinosaur which was living in water। The land reptile were of course the dinosaurs। The biggest of them were T-Rex। So आपका T-Rex आपका सबसे बड़ा आपका यहाँ पे डायनासोर था, around 20 feet height, has a huge fearsome dagger-like teeth। And about 65 million year ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth। यार इतना अराउंड इतने साल पहले 65 million year ago आपके डायनासोर प्लैनेट से आपके गायब हो गए। इनका रीजन क्या था होने का गायब, वी आर स्टिल नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट कुछ रीजंस आपको यहाँ पे याद रखना है। सम पीपल बिलीव क्लाइमेट चेंज किल्ड देम, सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स। कुछ का कहना है कि वो इवॉल्व हो गए बर्ड्स के अंदर। एंड द ट्रूथ मे बी truth may live in between। Some small side reptiles of this era still exist today। कुछ आपके small side reptiles आज भी आपको मिलते देखने, like a crocodile, turtles, you still find them over here। तो ये कुछ बातें आपको इसमें क्लियरली याद रखनी। These are some of the statements should be very clear to you। और इसका जो लास्ट पेज आपका यहाँ पर है, यहाँ पे लोग बात कर about the mammals। आपके जो पहले मैमल आए थे ना, वो चूहे जैसे थे, they are more like a screw। Their fossil are small size। Mammals are viviparous, protected their unborn young inside the mother's body, right? Mammals were more intelligent in sensing and avoiding the danger। ये ज्यादा intelligent थे to avoid the danger। When reptiles came down, जब reptiles का नंबर कम हुआ, तब mammals took over the earth। They were in South America, mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit। South America मतलब आपका अर्जेंटीना and your यूरुग्वे वाला कंट्री वाला आपका कॉन्टिनेंट। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, जब आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आपके टकरा गए, राइट? ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइंड द नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में जो आपके मैमल्स थे ना, वो चले गए साउथ अमेरिका के अंदर और उन्होंने सबको खत्म कर दिया। सो ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइंड द नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवररिडन। ओवररिडन मतलब उनको खत्म कर दिया बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना। तो वहां पे जो नॉर्थ अमेरिका के जो आपके एनिमल्स थे, उन्होंने जाकर उन्हें वहां पे आके खत्म कर दिया। Due to same continental drift, pouch mammals of Australia survived because of a lack of competition from any other mammal। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में आपको मार्सुपियल क्यों मिलता है? वहां पे आपको मार्सुपियल आपको मिलती है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एकदम डिस्टिंक्ट कॉन्टिनेंट है और उसके आसपास कोई लैंड मास नहीं है जहां से कोई आपका मैमल वहां पे आ सकता था। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में आपको पाउच मैमल्स ही वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट? Least we forget some mammals live wholly in water like whales, dolphins, seals, sea cow। ये कुछ पानी में चले गए थे। Evolution of horse, elephant, dog, etc. are special stories of evolution। You will learn about this in the higher classes। आगे जाके ये सब आप पढ़ोगे। The most successful story in the evolution of man is a language skill and self-consciousness। ये हमारी सबसे सक्सेस स्टोरी, स्किलफुल स्टोरी है, जहाँ पे हमारा we have a skill of having self-conscious and we have language skill as well। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स है ना, प्लीज एक बार ध्यान से देख जाना, ये स्टोरीज को याद रखना, ताकि यहाँ से अगर कोई स्टेटमेंट निकाल के, अगर एनसीईआरटी में से निकाल कर कोई सवाल डाल देता है, देन आप उसे हैंडल कर पाओगे, ठीक है? सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आपके क्लास में। वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस, वी हैव सॉल्व सम लेवल 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जो आपने बीच में देखे थे। एंड या दैट्स ऑल यू हैव टू डू। रीड एनसीईआरटी थॉरली, सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस इफ यू वांट टू, बट दैट्स इनफ फॉर यू। अगर आप इतना भी अगर सॉल्व कर पा रहे हो, you should be able to survive this chapter very easily when you get a question based on this, ठीक है? So yeah, that's what we have done। अभी हम लोग मिलेंगे परसों, कल आपका टेस्ट होगा, सब लोग टेस्ट दीजिए अपना। एक बार फिर बता रहा हूँ, you have no offline test, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। ऑफलाइन टेस्ट शायद आपका संडे को होगा, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फ्राइडे या सैटरडे को आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो या दैट्स इट। चलिए मिलते हैं हम लोग वापस से कल सेम टाइम पे, थोड़ा लेट फॉर पेपर डिस्कशन। चलो एवरीवन, चलो बाय। बाय सर। बाय Bye, sir। बाय सर। बाय बाय।
सर बोलो बोलो दानप्रीत बोलो। सर वो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था ना कि मैं जब